Innovate. Enable. नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, आपने ठीक समझा। आज हम बात करने जा रहे हैं सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2017 की। जी हां, एक ऐसा अवार्ड जो इस समय रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क बन चुका है। हर कोई जो उसे पाता है शायद उसे किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं समझता है। तो ऐसा ही कुछ खास है ये रियल एस्टेट का सबसे बड़ा सम्मान जो देता है सीएनबीसी आवाज इन एसोसिएशन विद आरआर काबिल। और इस साल क्या कुछ खास होने जा रहा है, हम आपके इस चहेते अवार्ड्स को और बड़े स्तर पर लेके जाने वाले हैं। तो वो सब योजनाएं क्या हैं और क्या क्या होगा, इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। श्री गोपाल काबरा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर आरआर ग्लोबल, और पंकज कपूर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर लाइसेंस फॉर अस। आप दोनों ही हमारे पुराने साथी हैं। इस अवार्ड में बड़ा एसोसिएशन है और इसी के साथ कि ये अवार्ड और बेहतर बने, ये सबकी कोशिश होती है, जिसमें ये दोनों काफी प्रमुख है। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। तो शुरुआत आपसे ही गोपाल जी। लगातार ये 12वां साल होगा, अभी तक का एक दशक का सफर था और 12 यानी एक दर्जन पूरा हो जाता है। सो एक बड़ी अचीवमेंट है। 12 साल का ये एसोसिएशन है आपके साथ भी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इस अवार्ड को आपने किस तरीके से बदलते हुए देखा? 12 साल में क्या परिवर्तन लाया ये अवार्ड, और साथ में कैसे बदली हमारी पूरी इंडस्ट्री? 12 साल में तो पूरा रियल एस्टेट भी काफ़ी बदला है। यानी जो 12 साल पहले रियल एस्टेट की साइज थी, जो क्वालिटी थी, और आज जो है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले अवार्ड कुछ शहरों तक सीमित था और कुछ ही बड़े बड़े बिल्डर ही लगभग अवार्ड ले जाते थे, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया भी हमने इतना कड़क रखा हुआ है, तो हर एक बिल्डर उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। ग्रेजुअली हमारे साथ साथ बिल्डर मेंटली और लीगली भी ग्रो किए और साइज में भी ग्रो किया, तो उनको भी ये अवार्ड मिलने लगे। अब वो अवार्ड को देखते देखते अब ये इतना बड़ा हो गया कि हमने एक नया परिवर्तन करने का इसमें जो विचार किया है कि पूरे इंडिया का एक साथ में अवार्ड जो कर रहे हैं, वो अवार्ड एक काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसको और सिस्टमेटिक करने के हिसाब से, और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री का भी जो सपना है कि हाउसिंग फॉर ऑल, अरे गांव गांव तक मकान बने, शहर शहर तक नहीं, अभी जो उनका जो चल रहा है कि ये गांव गांव तक मकान बने, तो हमने भी ये विचार किया कि इस रियल एस्टेट अवार्ड को हम इसको 5 भाग में करते हैं। जो हमारा जो मेन अवार्ड है नेशनल अवार्ड, वो तो रहेगा, लेकिन उसके पहले हम 4 रीजनल अवार्ड, क्योंकि भारत को कोई भी इंडस्ट्रीज होती है या भारत का कोई भी डेवलपमेंट हम देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे 4 टुकड़ों में बांटा जाता है। तो हमने भी रियल एस्टेट अवार्ड को और पावरफुल बने और अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदार बने, उसको देखते हुए कि हम नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट के 4 अवार्ड अलग अलग करेंगे। और जो हमारा नेशनल अवार्ड है वो जिस तरह चल रहा है उसी तरह रहेगा। तो इसमें जो कंपटीशन जो नेशनल अवार्ड की ओर बढ़ेगी। आज हम क्या कर रहे थे, समझो कि जैसे बॉम्बे का लग्जरी अवार्ड था, लग्जरी कैटेगरी का, या बॉम्बे की एक पर्टिकुलर कैटेगरी का अवार्ड था, तो बॉम्बे के बिल्डर में उसमें उसकी कंपटीशन थी। लेकिन अब इसके कारण से क्या होगा कि लग्जरी सेगमेंट का जो कंपटीशन है पूरे इंडिया का हो, नहीं वेस्ट जोन का अलग, पूरे इंडिया में जो हम कैटेगरी खड़ी कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया को जैसे अरे उसमें आपस में कंपटीशन करना पड़ेगा। तो कैटेगरी जो है उसका काफ़ी अच्छा फर्क पड़ेगा। और वास्तव में रियल बिल्डर पूरे ऑल इंडिया को देखते हैं कौन सबसे कैपेबल है, कौन सबसे ज़्यादा सक्षम है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसका एक मालूम होगा। वरना आज तक जो था हमारा कि सिटी के हिसाब से सिटी का जो टॉप था वो था। अब इसमें कंट्री के जो टॉप है, जो एक अवार्ड है, वो अलग रहेगा। और रीजनल होने के कारण से, क्योंकि वैसे रियल एस्टेट लगभग एक रीजनल प्लेयर जैसा ही काम करता है, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर ऑल इंडिया जाने की कोशिश की, लेकिन इसका एक डायनेमिक्स एक अलग ही होता है। जो रिटेल का भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था अपना डी-मार्ट के सीईओ का, कि हर 200 किलोमीटर पे रिटेल की बाइंग भी एक अपना पैटर्न अलग हो जाता है। उसी तरह रियल एस्टेट का भी काम का तरीका जो हर स्टेट का वो अलग हो जाता है। तो इसके कारण से ये उम्मीद करते हैं और ये इच्छा है कि कंज्यूमर को इसका एक फ़ायदा मिले और रियल एस्टेट डेवलपर को भी एक अपने काम का तरीका चेंज करे, उस अवार्ड को और ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसके हिसाब से ये जो कैटेगरी की है, इसके लिए सभी बिल्डर को शुभकामना भी देना चाहता हूँ। और अधिक से अधिक लोग
आप इसमें भागीदार बने, ये आपके लिए है और आपके कंज्यूमर के लिए। राइट। तो पंकज जी, कंपटीशन यहाँ से टफ होगा और बीइंग अ नॉलेज पार्टनर आपका काम भी बहुत बढ़ेगा। देखिए अभी स्पेसिफिक सिटी पे जैसा काबरा साहब कह रहे हैं काम हो रहा था, लेकिन अब ये बड़े फिल्टर्स लग जाएंगे कि पहले आप जोनल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे और एक फिर विनर निकलेगा। तो जोनल लेवल पे जो स्प्रेड बढ़ेगा वो इसको कितना वृहद बनाएगा, या उससे हम जो एक एक्चुअल विनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार तो क्या होता है ना, कंपटीशन ऊपर ऊपर होकर रह जाता है, लेकिन अब ये कंपटीशन का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसे कैसे, किस हिसाब से देखते हैं और हम कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए 2 रीज़न है। एक तो ये है कि अगर आप देखिए तो रियल एस्टेट, जैसे काबरा साहब ने भी बोला कि इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट वो स्प्रेड आउट हो गया, ओपन हो गया। पहले जो 6-8 सिटीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहता था वो नहीं था। और इसका मैं जो सारा क्रेडिट है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को दूंगा, जो लास्ट बजट को है, जिसने बिल्कुल टायर 2 टायर 3 सिटीज़ का मार्केट खोल दिया। और अगर आप PMAY की स्कीम्स को भी अगर आप देखते थे तो ज़्यादातर ये सब स्कीम्स अगर छोटे छोटे शहरों से उभर के आई हैं और वहाँ की डिमांड को कैटर करने के बड़े बड़े इनेबलर्स आ गए। तो जब इस तरीके का प्रोत्साहन है तो उसको भी हमको इंक्लूड करना चाहिए अपने इस अवार्ड के अंदर, जो अच्छे जो इसके हकदार हैं, और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और यही कारण है कि 4 अलग अलग जोन बनेंगे और उस जोन के अंदर जब हम स्क्रूटनी करेंगे तो हम एक तो डीपर जा सकते हैं, हम चुन सकते हैं उन लोगों को, और जो रीजनल लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अब रियल एस्टेट की होती है बिहेवियरल पैटर्न डिफरेंट होता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया जाइए तो नॉर्थ इंडिया का एक डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न है। अब आप नॉर्थ को साउथ और वेस्टर्न रीजन के साथ अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि उनके बाइंग बिहेवियर डिफरेंट है, उनकी प्रोडक्ट की का जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी डिफरेंट है, सिटी की प्रोफाइल डिफरेंट है। तो इन सबको एक तो आप अलग अलग तरीके से आप देखेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा। और दूसरी बात है कि जब आप नैरोअर फोकस कर देते हैं तो आप ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक रिजोल्यूशन की तरह आता है। आप ऑल इंडिया देख रहे हैं तो आपको कुछ ही नाम दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब फोकस अपना बढ़ा देते हैं और जूम करते हैं तो वहाँ के लोगों को आप लेके आते हैं। और क्राइटेरिया और कैटेगरीज भी ऐसे रखी हैं कि आप अफोर्डेबल, मिड, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। चलिए, तो ये डिटेल पे मैं फिर आता हूं आपके पास, क्राइटेरिया को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। काबरा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार हमने कुछ और इनोवेटिव चीजें इसमें करने की सोची है। जैसे कि अभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना की हर बार शो में बात करते हैं, तो क्यों ना प्रधानमंत्री आवास योजना को फोकस करके कोई अवार्ड क्रिएट किया जाए। तो इस तरह के इनोवेशन करने की इसमें कोशिश है। आपको लगता है कि अगर आप इस तरीके से कैटेगराइज करके किसी को प्रोत्साहित करें तो ये भी एक अच्छा तरीका होगा? देखिए, इसमें करना तो हमको वो चाहिए भी और करेंगे भी। अब ये देखना है कि ये साल तक कितने प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो 90% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं उसको ही हम अवार्ड या सम्मानित कर सकते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी जगह काम चालू है, उसमें डीपर देखना पड़ेगा, पंकज जी का रोल ज़्यादा पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट पूरे हो गए। लेकिन जहाँ भी लोगों से बात करते हैं कि इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे अभी सोलापुर से, क्योंकि चूंकि मेरा पुराना परिचय है, तो सोलापुर में सरकार 30,000 मकान बना रही है। सोलापुर जैसे शहर में 30,000 मकान बनाने में सोच के बड़ा परेशान था कि बम्बई में 30,000 फ्लैट मुश्किल से बिकते हैं और सोलापुर में 30,000 बनाने। इसका मतलब सरकार की योजना जितनी भी है इस बार यानी वो बातों में नहीं है या पेपर में नहीं है, रियल क्रियान्वित होते हुए दिख रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे वैसे और भी काफ़ी अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट लोगों के हैं। हमने जो पैनल डिस्कशन में भी कई लोगों को बुलाया है, मिले हैं, और जिस ढंग से लोगों ने अपना काम कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो वॉल्यूम बाकी सारे सेक्टर के वॉल्यूम से काफ़ी बड़ा पर स्क्वायर फीट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं, लेकिन पर स्क्वायर फीट में अगर देखा जाए तो लगता है कि एक काफ़ी बड़ा सेक्टर नया बन जाएगा। जिस तरह वो जो ऑटोमोबाइल कार का भी देखते हैं हम, गाड़ियों की सेल 3 मिलियन है, लेकिन 3 मिलियन 2.5 मिलियन जो कार है वो तो पर्टिकुलरली वो अफोर्डेबल वाली गाड़ी बिकती है। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है जिस तरह से 20 साल पहले ऑटोमोबाइल में रिवोल्यूशन आया या 15 साल पहले मोबाइल में जो रिवोल्यूशन आया कि मोबाइल के रेट जो घटा है, उसी तरह लगता है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ऑटोमोबाइल, मोबाइल, उसके बाद रियल एस्टेट का बनता हुआ दिखता है कि एक वास्ट वॉल्यूम वाला बिजनेस और दिखेगा, और गांव-गांव में हमको इसका असर दिखेगा। पंकज साहब, जो कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे कि
अफोर्डेबल, मिड लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ये चारों कैटेगरीज हैं। और आपने भी एक सही सुझाव यहाँ पर दिया काबरा साहब ने कि अभी क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में तो 90% का है, तो वो तो एकदम से इस साल मिलेगा नहीं, लेकिन क्या कोई इनिशिएटिव के तौर पर हम प्रोत्साहित कर सकते हैं? बिल्कुल, इनिशिएटिव की तरीके से ही हमको उसको लेकर के चलना पड़ेगा। और शायद जो ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस आज जिस लेवल पे और जिस रफ्तार से हुई है, उसको हमको शायद उसका आकलन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हम अवार्ड दे सकते हैं। हम शायद वो प्रोजेक्ट्स ना निकाल पाएँ कि 90% जो है, तो इसका एक क्राइटेरिया है, इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो इनिशिएटिव हैं उसको प्रोत्साहित करने की बहुत ज़रूरत है और उसको हमको इंक्लूड करना चाहिए। और जो 4 कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे, अगर आप उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर। देखिए, 4 कैटेगरीज ये करते हैं कि एक रियल एस्टेट के अंदर एक अफोर्डेबल सेगमेंट है, एक मिड सेगमेंट आता है और एक लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट होता है। अब ये चार की डेफिनेशन भी डिफरेंट होती है। अगर मुंबई के लिए अफोर्डेबल का डेफिनेशन डिफरेंट है और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए अफोर्डेबल का डिफरेंस डिफरेंट है। तो अफोर्डेबल सेगमेंट मुंबई के लिए अगर हम 50 लाख और 65 लाख और उसके नीचे का लेते हैं, तो दूसरे शहरों में वो 40 लाख का हम ले लेते हैं। इसी तरीके से मिड सेगमेंट, अब मिड सेगमेंट मुंबई के अंदर अगर आप देख लीजिए, तो अब हम लोगों ने देखा कि अगर हम इसका एक केज बनाते हैं, तो अगर अल्ट्रा लग्जरी अगर हम बोलना चाहें, तो अल्ट्रा लग्जरी मुंबई के लिए तो शायद 10 करोड़ या 7.5 या 8 इसके ऊपर वाले घर होने चाहिए। तो आपका लग्जरी सेगमेंट शायद 3 से 10 के बीच आना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है, जो ब्रैकेट बैठता है मिड सेगमेंट का, वो शायद 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के 3 करोड़ रुपए के बीच वाला बैठता है। तो ये मुंबई जैसे शहर, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये ब्रैकेट नहीं चलता है। वहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी भी शायद आपको 2-2.5 करोड़ रुपए में मिल जाता है। तो उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। वहाँ 40 लाख के नीचे वाले घर जो होते हैं वो अफोर्डेबल सेगमेंट के होते हैं। 40 से लेकर के 80 लाख के बीच में जो होते हैं वो मिड में होते हैं। 1 से 2 के लग्जरी, तो हाँ थोड़ा। और इसके लिए हमने पूरी फैक्टर एनालिसिस की, वहाँ की रियल एस्टेट की सेटिंग की एनालिसिस की, उसके बेसिस पे हमने उसके ब्रैकेट्स बनाए, फिर देखिए कितना वॉल्यूम किस ब्रैकेट में पड़ा है, और उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके। तो मतलब काफी मजेदार होगा ये चीज भी, काम बढ़ेगा, लेकिन वो एक चर्निंग जो होगी वो बड़ी मजेदार होगी। काबरा साहब, अब क्योंकि 4 जोन हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो किस जोन का आपको लग रहा है कि किन जोन का मुकाबला ज्यादा तगड़ा होगा? कहाँ थोड़ा लगता है कि इस समय मार्केट, वैसे तो पूरे देश में रियल एस्टेट का काम फैला है और हो भी रहा है, लेकिन फिर भी कौन से जोन है जो हावी रहेंगे? देखिए, वैसे भी अगर रियल एस्टेट का देखा जाए तो जो वेस्ट और साउथ का जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई है। नॉर्थ में देखा जाए तो एक NCR जो है, ये उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन एक कंपटीशन बहुत टफ होगा इस बार क्योंकि क्या है कि जैसे अगर वेस्ट में देखते हैं तो बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद, इंदौर, ये सब आ जाएंगे। तीनों 4 मार्केट में बॉम्बे, पूना, अहमदाबाद यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में जाते हैं। साउथ में देखा जाए तो बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, ये तीनों मार्केट में होता है। हर स्टेट में अगर जोन में देखा जाएगा तो हमको 2 या 3 सिटीज़ की बड़ी कंपटीशन दिखती नज़र आती है। नॉर्थ ईस्ट में हम समझ सकते हैं कि ईस्ट एक्चुअली नया बैकग्राउंड है, क्योंकि इसलिए पिछले अवार्ड के समय में हमने एक स्पेशल कैटेगरी आसाम के लिए की थी, क्योंकि सरकार का भी फोकस है, प्रधानमंत्री का फोकस भी नॉर्थ ईस्ट पे, तो हमने भी रियल एस्टेट का हमारे अवार्ड को नॉर्थ ईस्ट को फोकस, क्योंकि सबका समावेश जब तक नहीं होगा तब तक ये पूरे अवार्ड का भी महत्व धीरे धीरे कम होता दिखता है। तो ईस्ट में कंपटीशन थोड़ा कम है। वही जो इंडस्ट्रीज का सेक्टर है, वैसे ईस्ट में इंडस्ट्रीज कम है, साउथ और वेस्ट में ज़्यादा है, नॉर्थ में मीडियम है। तो उसी प्रकार से जो सारा इंडस्ट्रीज का है उस हिसाब से होगा, लेकिन कंपटीशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता में भी काफ़ी अच्छे बिल्डर है। तो कलकत्ता के साथ में हम कोशिश करेंगे, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर में भी काफ़ी बड़े, भुवनेश्वर में गुवाहाटी से भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। और एक सिंगल प्रोजेक्ट में गया था 4 साल पहले, तो कोई लॉन्च कर रहा था, अभी इस परिस्थिति क्या मालूम नहीं कि 10 लाख फुट का, 15 लाख फुट के ऐसे प्रोजेक्ट भुवनेश्वर में भी है। तो अब ये तो है मार्केट अपने आप में बड़ा हो सकता है। जैसे अगर केस स्टडी देखा जाए तो कोटा, अभी जो पेपर में आया परसों, कोटा वर्ल्ड का 7वां कंजेस्टेड सिटी है। ओके, ढाका नंबर 1, मुंबई नंबर 2 पर स्क्वायर फीट पॉपुलेशन। तो कोटा की पूरी इकोनॉमी खाली एक IIT के एग्जाम के, एंट्रेंस एग्जाम के इंस्टीट्यूट के हिसाब से 1.5 लाख बच्चे वहाँ पे रहते हैं। तो क्या कोटा में ठीक रेसिडेंस नहीं बने, पर कोटा में इतने छोटे गेस्ट हाउस और होटल बन रहे हैं कि पूरी जीविका होती है। सिक्कर राजस्थान में वहाँ 1 लाख बच्चे बाहर से आके पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी और डायनेमिक्स
ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो इसलिए और फिर जीएसटी आने के कारण से, जो लॉजिस्टिक के कारण से जो नया चेंज होगा, शायद 2 साल बाद जो हमारा अवार्ड होगा उसमें तो कुछ नया कुछ हो सकता है। एक कैटेगरी हम सबको अगर सोच सकते हैं, इतना मैच्योर मार्केट नहीं हुआ, तो जो लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं इस कैटेगरी को भी एक सोचना चाहिए कि भविष्य में रियल एस्टेट में लॉजिस्टिक पार्ट का भी एक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में एक 5-7% के आसपास टर्नओवर में लॉजिस्टिक पार्क का भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स बढ़ रहा है देश के अंदर, तो उस कैटेगरी पे भी फोकस करें तो रियल एस्टेट की एक अलग कैटेगरी दिखेगी और अच्छा खासा कंपटीशन भी मिलेगा। पंकज जी, अब जब 4 जोन की बात कर रहे हैं, सर ने कुछ बड़े बड़े सिटीज के नाम दिए, लेकिन जब आप जोनल वाइज करेंगे तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन आपका बड़ा होगा, तो छोटे शहरों की सहभागिता भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि स्पेशली और बढ़ती हुई ऑलरेडी दिख रही है। अगर आप PMAY के अंदर देख लीजिए तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आया। छोटे छोटे शहर्स बहुत हैं, कई सारे ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जो रियल एस्टेट लैंडस्केप में नज़र नहीं आते थे, अब आने चालू हो गए, क्योंकि ये अब एक एक्चुअल एंड यूज़र के मार्केट को भी कैटर करने वाला मार्केट है। तो मेरे तो लग रहा है कि एक लैंडस्केप है वो स्प्रेड हो रहा है, और मैं कंपटीशन की बात नहीं करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। अगर आप कुछ एक स्टेट हैं जहाँ पे अगर वॉल्यूम आज कम है, लेकिन वो जो भी वहाँ के अच्छे प्लेयर हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट और विन। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लेकिन छोटे शहरों से डेटा निकालना आपके लिए आसान होगा? देखिए, एज सच डेटा जो है वो बड़े शहरों में निकालने में तकलीफ होती है, छोटे शहर में जो है डेटा इजीली निकल आता है, क्योंकि और स्प्रेड है, डिजिटली कनेक्टेड है। आने के बाद चीजें सिस्टमैटिक भी हो जाएंगी, आपके लिए काम आसान करेगा रेरा से बहुत कुछ मिल जाएगा, डेटा बहुत मिल जाता है, ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंसेस हम लोग ऑलरेडी कवर करते हैं। तो एज सच अगर देख ली तो हम 20,000 प्रोजेक्ट क्वार्टरली ट्रैक करते हैं, और अभी हमारा मैंडेट है जिस तरीके का, उसमें हम सारी स्मार्ट सिटीज़ इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट कैपिटल्स का कवरेज है। तो मेरे हिसाब से जितना भी लैंडस्केप है जहाँ पे रियल एस्टेट और डेवलपर का मार्केट है, वो हम 90-95% ऑलरेडी कवर करते हैं, और जो नहीं कवर करते हैं उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उसे छोड़ें नहीं। महिलाओं की भागीदारी, जिस पे सरकार का भी बड़ा फोकस है, तो मुझे लगता है कि इसमें, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर हम एज ए डेवलपर नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी जो नई जनरेशन आ रही है, चाहे वो फैमिली बिजनेस में हो या आगे बढ़ के, उसमें महिलाएं, उनकी भागीदारी बनती है, तो उनके लिए भी एक अलग कैटेगरी, एक अलग अवार्ड। उस अवार्ड के बारे में सोच सकते हैं, और लेकिन उसके साथ साथ उसके पहले एक भूमिका बनाने के लिए कि एक महिलाओं का पैनल डिस्कशन करना चाहिए। ये अच्छा जनरली क्या है कि जितने डेवलपर हैं जिसको मैं जानता हूं, उनकी जो वाइफ है या तो ब्रांडिंग देखती है, रेसिडेंस सेल देखती है। जनरल मैंने देखा गया कैटेगरी कुछ बिल्डर है। तो बहुत टाइम से ऐसी इच्छा थी कि एक दो पैनल डिस्कशन हम लोग को बिफोर वी मूव टू दैट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जनरली नाम तो क्या होता है कि उसके पति का ही आता है, और फीमेल में अभी तक ऐसा, ठीक है गोदरेज ने उसकी बेटी को अपना एक किया है, सी इज ओनली वुमन पे। बाकी जितनी भी कंपनियों में जो फैमिली है उसमें लेडीज को फ्रंट में नहीं है, लेकिन बैक में पूरा काम कर रही है, पूरा सपोर्ट है। तो बिल्कुल लगता है कि इस साल अवार्ड में हम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये बहुत कठिन काम है। तो उसको देखें, लेकिन उसके पहले हमको एक या दो या तीन पैनल डिस्कशन एक ये महिलाओं को हमको करना चाहिए, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे हमको आगे की एंट्री के लिए, क्योंकि ये डाटाबेस सारा काम है, तो उसका भी एक हमको फ्यूचर मिलेगा। तो एक लगता है कि एक नया मूवमेंट, अरे जिस ढंग की जो RR काबिल CNBC हम लोग दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, कि जो सरकार का रियल एस्टेट मूवमेंट है, उस अवार्ड को भी उस मूवमेंट की तरह लेके जाके और आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। राइट पंकज जी, तो यहाँ पर अब क्योंकि हम क्राइटेरिया बदल रहे हैं और चीज़ें बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले जोनल लेवल पे अवार्ड्स होंगे, फिर नेशनल लेवल पे अवार्ड्स होंगे। तो जोनल लेवल पे भी आप उसी तरह का अवार्ड एक कैटेगरी वाइज देख रहे हैं जैसा हम नेशनल में करेंगे, या दोनों में कुछ डिफरेंस होगा? देखिए, अवार्ड की कैटेगरीज मोर और लेस सेम रहेगी। अब यही है कि आपको पहले रीजनल के अगर आप विनर हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नेशनल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दो अपॉर्चुनिटी है एक अवार्डी के लिए कि वो रीजनल जीते, और साथ में उसको नेशनल भी जीतने का एक मौका मिलता है। तो उस तरीके का फ्रेमवर्क है। और कुछ एक हैं जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गए, और जो हम आर्किटेक्चर
प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हुआ, और दूसरा है रीजनल लेवल के ऊपर इस बार हमारी कोशिश ये भी होगी कि हाँ रीजनल जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के जो प्लेयर हैं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जो उस छोटे छोटे सेक्टर को कैटर कर रही हैं, हम उसमें भी प्रोत्साहन करने की कोशिश करेंगे। तो आइडिया यह है कि होलिस्टिकली जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको हम कवर करें और अपॉर्चुनिटी दें कि वो 2 लेवल के ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट करें, एक रीजनल और एक नेशनल। राइट। तो जस्ट टू कंक्लूड काबरा जी, मुझे बताएं कि सुनने में तो वाकई बड़ा आकर्षक लग रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है मेहनत सबकी इसमें बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन डेवलपर कम्युनिटी एक आइडिया आपको कैसे लेगी? ये जो कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि आप जो भी 4-5 हैं तो एक स्टैंड अलोन अलग निकल जाता था प्रोजेक्ट, बाकी 3 उतने compete नहीं कर पाते थे। लेकिन जब अब इस तरह की चर्निंग होगी तो डेवलपर्स के लिए भी अच्छा काम दिखाने का अभी शायद ज़्यादा बेहतर मौका होगा। देखिए, इसको डेवलपर को पॉजिटिव लेना ही चाहिए और लेंगे भी। इनिशियली रेजिस्टेंस तो आते हैं, रेरा के लिए भी था, जीएसटी के लिए भी है, तो शायद ये क्या है कि ये साल रेजिस्टेंस क्लियर ही हो गया हमारे अवार्ड का भी एक उसी कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव लेंगे ऐसा मानना है, क्योंकि उनके पास जो बड़े बिल्डर हैं उनको नेशनल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि उनके अपॉर्चुनिटी हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैलेंज ही हो गया। अभी क्या था कि सिटी के अंदर टॉप पे आप निकल गए, अब आपको पूरे देश में टॉप होना है। तो जैसे क्रिकेट की भी 3 कैटेगरी है, 5 डे मैच, 50 ओवर, 20 ओवर, तो उस तरह हमारी भी ये जो कैटेगरी जो अपने आप में अलग हो गई है। तो धोनी तीनों में खेलता है, तो जो हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट का धोनी होगा या तेंदुलकर होगा वो आगे के सारे अवार्ड लेंगे। राइट। तो मतलब अब चैंपियन ही निकल के बाहर आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, आज अनाउंसमेंट है, अभी पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। आप जल्दी अपने टीवी पर एंट्रीज के लिए एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो उसके साथ ही ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे जोनल अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स के करीब पहुंचेंगे आपको और डिटेल इसके बारे में बताएंगे। तो आज हो गई शुरुआत और उसके लिए आपका श्री गोपाल काबरा जी और पंकज कपूर जी इसके लिए यहाँ आने के लिए, ये पूरा अवार्ड डिस्कस करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने कहा, समय समय पर लगातार इन अवार्ड्स की और डिटेल और जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन आज श्री गणेश हो गया और उम्मीद करते हैं कि इस साल के जो अवार्ड्स आएंगे वो भी रियल एस्टेट में एक नए चैप्टर के तौर पर देखे जाएंगे, जैसे बाकी के प्रोसेस को इस समय देखा जा रहा है, चाहे रेरा हो चाहे जीएसटी हो। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.